हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। और आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, और जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपको पता है फिज़िक्स का पार्ट क्लास 12 के पार्ट का है। और ये यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आईआईटी हो गया या नीट हो गया। ये सब एग्ज़ामों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, इसको छोड़े नहीं, कंसेप्चुअली एकदम अच्छे से पढ़ें। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि रुक जाए। मीन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा डिस्कशन आगे क्लास करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हम लोगों ने जो क्लासेस किया है वो पढ़ा है। मैंने आपको बताया है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व होता है, ये भी मैंने आपको डेल किया है। उसी विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। ऑल्सो मैं आपको चार्ज कंजर्व होता है, ये मैंने आपको बताया था, चार्ज कंजर्व होता है। तो चार्ज कंजर्व करने का मतलब मैंने लास्ट क्लासेस में आपको समझाया था कि कोई भी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसका मतलब भी मैंने समझाया था, और ये भी मैंने बताया था कि चार्ज को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। इसको मैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि चार्ज का कौन सा एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, एनिहिलेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनिहिलेशन क्या होता है, एनिहिलेशन क्या होगा। एनिहिलेशन जो है, एनिहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंबाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग एनिहिलेशन कहते हैं। तो उस समय जब हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें एनर्जी फॉर्म होता है, एनर्जी इमिट होता है। उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं गामा फोटोन। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एनिहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन किया जाता है और गामा फोटोन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करते हैं, मिला रहे हैं, तो वहाँ पे गामा फोटोन मिलता है। तो किस प्रकार से इस सिस्टम पे एनर्जी कंजर्व हो, चार्ज कंजर्व होगा। हम लोग इसको समझते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा बच्चे। क्या लिखिएगा? एनिहिलेशन इज द प्रोसेस, टॉपिक लिख लीजिएगा, एनिहिलेशन इज द प्रोसेस, in which positron and electron combined and gives rise to gamma photon।
फोटोन मीन्स एनर्जी, फोटोन का कहने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी। गामा फोटोन, फोटोन एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी दैट मीन्स हम लोग इसको कहें इन पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन नाम देते हैं। तो क्या मिलेगा, क्या कहेंगे इसको, एनिहिलेशन इज द प्रोसेस इन विच पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन एंड गिव्स राइज टू गामा फोटोन। और सो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि जैसे कि किस प्रकार से इसको एक फिगर के माध्यम से हमने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया और पॉजिट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं। जब हम लोग कंबाइन इसको करेंगे तो सिंपली हम लोग इस प्रोसेस के माध्यम से कंबाइन तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। बट हम यहाँ सिंपली देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो कंबाइन करने के दौरान यहाँ पे एनर्जी इमिट होता है, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं गामा फोटोन। क्या नाम देते हैं, गामा फोटोन। और ये गामा फोटोन यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान इस सिस्टम में एनर्जी चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा। तो चार्ज कंजर्व कैसे होगा, जैसे कि मान लिया जाए बिफोर एनिहिलेशन, यहाँ पे देख रहे हैं बिफोर एनिहिलेशन टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। तो इसमें जब एनिहिलेशन कर रहे थे उससे पहले क्या होगा, पॉजिट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लिया। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का होगा -1.6 × 10⁻⁻19। दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो सम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद आफ्टर एनिहिलेशन करेंगे तो फोटोन के रूप में मिला, ये एनर्जी के रूप में मिला, और जब ये एनर्जी के फॉर्म में आ गया तो इसके पास कोई चार्ज के रूप में नहीं रहा। तो ये फोटोन के रूप में आया तो इस सिस्टम में कोई एनर्जी कोई चार्ज नहीं रहा आफ्टर एनिहिलेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम 0। तो क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टम बिफोर एनिहिलेशन और आफ्टर एनिहिलेशन में दोनों केस में क्या है, टोटल चार्ज क्या है, सेम है या 0 हो गया। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो यही मैंने बताया कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर चार्ज कांस्टेंट होता है तो हम उसे चार्ज कंजर्व कहेंगे। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं चार्ज क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चार्ज इज कंजर्व। एनिहिलेशन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एनिहिलेशन में पॉजिट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लिया। पॉजिट्रॉन के पास मास होगा, चार्ज होगा, और ये गामा फोटोन मिला, गामा फोटोन एनर्जी के रूप में मिला। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एनिहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें मास को हम लोग किस में बदल रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में। दैट मीन्स इसको हम लोग एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज द conversion it is the method of conversion of mass into energy। मास किस में बदलेगा, एनर्जी में। मीन्स मास किस में बदल रहा है, एनर्जी में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये मास इनटू कन्वर्सन है। एनिहिलेशन मीन्स अब कभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि वैसा एग्जाम्पल आप बताइए जो मास को एनर्जी में बदलते हैं, तो वो कौन सा एग्जाम्पल, एनिहिलेशन। सो ये आप समझ गए होंगे कि एनिहिलेशन क्या होगा, एनिहिलेशन में किस किस बातों को ध्यान में रखना है। सो आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पेयर प्रोडक्शन। एक और एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, पेयर प्रोडक्शन। सो पेयर प्रोडक्शन क्या है, पेयर प्रोडक्शन नाम से ही पता दिख रहा है, यहाँ पे समझ सकते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, दो। प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना। तो इस केस में क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, एक
ऐसा प्रोसेस है जिसमें गामा फोटोन हम लोग लेते हैं, मीन्स एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी को जब हम लोग न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करवाते हैं, मीन्स फोटोन को एनर्जी को न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करवाते हैं तो हमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब फोटोन को न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करवाएंगे तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलता है, मीन्स दो चीज़ हमको मिला, तो इसलिए इसका नाम दिया गया पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ? पेयर प्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच गामा फोटोन या फोटोन interact with nucleus of atom of nucleus, then gives the positron and electron। इस केस में क्या होगा? इस केस में इसका जो है ये फोटोन क्या है? एनर्जी है, और ये किस में बदल रहा है? मास में। दैट इज ये कह सकते हैं कि इट इज द मेथड ऑफ energy into, it is the method of conversion of energy into mass। मतलब ये एनर्जी है और ये मास इसके पास होगा तो मास में बदल गया, तो एनर्जी किस में बदल रहा है? एनर्जी मास में बदल रहा है। अब इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि चार्ज इसमें कंजर्व है? तो हम लोग सबसे पहले बिफोर पेयर प्रोडक्शन का वैल्यू निकालो। बिफोर पेयर प्रोडक्शन का अगर टोटल चार्ज हम लोग निकालते हैं इस सिस्टम के लिए, बिफोर पेयर प्रोडक्शन टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा? एनर्जी है और एनर्जी में चार्ज के रूप में नहीं होता, ये ज़ीरो हो जाएगा। आफ्टर पेयर प्रोडक्शन में बात करेंगे जब, तो उस केस में क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, इस केस में क्या होगा? प्लस ई माइनस ई। इस केस में भी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो दोनों केस में बिफोर पेयर प्रोडक्शन, आफ्टर पेयर प्रोडक्शन एनर्जी चार्ज क्या हो गया? सिस्टम में टोटल चार्ज ज़ीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये दो एग्जाम्पल जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इस दो एग्जाम्पल को ज़रूर लिखें। और इससे रिलेटेड छोटी छोटी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि पेयर प्रोडक्शन में किससे किस में बदल रहा है, जैसे एनर्जी मास में बदल रहा है। बिफोर पेयर प्रोडक्शन में सिस्टम में चार्ज कितना है? ज़ीरो। आफ्टर पेयर प्रोडक्शन में टोटल सिस्टम चार्ज कितना है सिस्टम में? वो भी ज़ीरो। इसलिए चार्ज ये कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। और गामा फोटोन से ये पेयर में मिल रहा है, मीन्स पेयर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये सारे बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बात हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लासेस में आपको कुछ बोला था, कुछ क्वेश्चन है जो मैं एक दो, जैसे कि अभी मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक दो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप नोट कीजिए, इसको होमवर्क के रूप में आप लोग बनाइएगा। लिखिए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in 1 gram of water and the negative charge possessed by them। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 gram of water and the negative charge possessed by them given that
अवगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 एंड मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18। तो ये आपको क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ध्यान से सुने होंगे। जो बच्चे नहीं सुने उसको आप पीछे करके ज़रूर सुन लें एक बार और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करके देखो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में था 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपको कितना मॉलिक्यूल कंटेन होता है। H2O वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स कंटेन होता है। H2O जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O वाटर में कंटेन जो होता है 2 इसके लिए और इसके लिए 8, तो 2 + 8 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल्स में H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर निकालिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा जाइए। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए N इज इक्वल टू अवगाद्रो नंबर बाय एटॉमिक वेट। अवगाद्रो नंबर बाय एटॉमिक वेट, अवगाद्रो नंबर बाय एटॉमिक वेट। तो क्वेश्चन में ही अवगाद्रो नंबर का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना 6.02 इंटू 10⁻23 बाय, और एटॉमिक वेट ऑफ वाटर जो है आपका कितना है, 18 है। एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है वाटर का 18 है। इतना सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, 10 होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इतना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इसको n' बोल देते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है 1 मॉलिक्यूल्स के लिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आया आपका इतना, और पहले से आपका ये है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10, इसको लिख लेते हैं n इंटू 10। तो n इंटू 10 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर आया। 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आया। अब क्या बोलेगा, तो इसमें आपको निकालना है चार्ज। तो देखो क्वांटाइजेशन चार्ज यहाँ पे एस्टिमेट करने बोला है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाल ही लिया। इसका जो वैल्यू आएगा 3.44 इंटू 10⁻23। इसको आप वैल्यू को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 3.44 इंटू 10⁻23 आएगा। और उसके बाद इसमें चार्ज निकालना है। चार्ज अगर बोला, चार्ज भी निकालना है, चार्ज निकालिए। नेगेटिव चार्ज कितना पोसेस्ड करेगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है चार्ज निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू n' इंटू ई। तो n' मीन्स n का वैल्यू यहाँ पे पता है 3.44 इंटू 10⁻23, और
आपको ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका निकल जाएगा आपका टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज पोसेस्ड इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से निकालना है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले 1 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है वो मैंने निकाला, और इसमें फिर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना होगा और 10 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू 10 हो गया, ये आया वैल्यू, और उसके बाद मैंने चार्ज निकाल लिया। तो आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको बार बार देखिए, क्वेश्चन लिख के और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझिए। नेक्स्ट जो है हम लोग एक क्वेश्चन और बात करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग घर में जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसको घर में जाके ज़रूर ट्राई कर लें। इसी तरह का क्वेश्चन है, assume that each of copper item has one free electron. Estimate the number of free electrons in 1 mg of copper. Given that एटॉमिक वेट जो है आपका 6.305 है कॉपर के लिए, अवोगाद्रो नंबर आपको पता है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द चार्ज पोसेस्ड बाय what is the charge possessed by in free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर लाइए। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे था, और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको क्वांटाइजेशन कंजर्वेशन 2 मैंने बताया। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये लिखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ, चार्ज का जो वैल्यू है वो मोशन के साथ नहीं चेंज करेगा। चार्ज विथ वेलोसिटी, या ये भी कह सकते हैं कि इसका जो मोशन पे इसका अफेक्ट नहीं होगा। चार्ज डज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन। चार्ज डज नॉट वेरी विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ इसका वैल्यू मीन्स अगर कोई, इसका क्या कहने का मतलब, जैसे कि मान लो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है
उसको मोशन पे हम लोग रखते हैं। तो अगर इसके पास 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज को अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में इसको, इस बॉडी को ले जा रहे हैं एक जगह से, तो इस पे इसके पास अगर 1 कूलम है तो 1 कूलम ही रहेगा, कि ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ ले गया तो इसके पास 1 कूलम है तो 2 कूलम हो जाएगा, 2 कूलम नहीं होगा, जो है वही रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज डज नॉट वेरी विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ या मोशन के साथ वो वेरी नहीं करेगा, नहीं करता है, ये बदलेगा नहीं। नेक्स्ट, ये बात समझ में आया होगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम इसमें लिखते हैं, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज इज एसोसिएटेड टू मास। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बॉडी के पास चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास मास होगा। मीन्स मास, अगर कोई बॉडी पे चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, तो उसके पास अगर मास है, सॉरी इसके पास चार्ज है तो इसके पास मास है, चार्ज है तो मास है। लेकिन अगर कोई बॉडी मास है तो चार्ज भी होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये मार्कर है तो इसके पास मास है तो ये अभी चार्ज बॉडी नहीं कहलाएगा। लेकिन जिस बॉडी को चार्ज बॉडी कह रहे हैं, मान लिया जाए इसको हमने चार्ज कर दिया, तो चार्ज किया तो ये चार्ज हो भी गया और मास भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि चार्ज इज एसोसिएटेड टू मास, मीन्स चार्ज जो एसोसिएट करता है मास के साथ। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बिना मास के, विदाउट मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बिना मास के, विदाउट मास के चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। बट अकेले मास होगा तो ओनली मास हो सकता है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मीन्स मास होगा तभी चार्ज होगा, मीन्स चार्ज है तो उसमें मास भी होगा। कोई भी बॉडी चार्ज है तो उसके पास मास भी है, लेकिन मास है तो चार्ज होगा कि नहीं इस बात का गारंटी नहीं। इसलिए मैंने लिखा चार्ज इज एसोसिएटेड टू मास। बात समझ गए होंगे, चार्ज इज एसोसिएटेड टू मास। नेक्स्ट जो है हम लोग, चार्ज इज एडिटिव नेचर। ये मैं क्वांटाइजेशन में भी समझाया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मीन्स अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स है और डिफरेंट पार्टिकल्स के पास अलग अलग चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से, तो सिंपली चार्ज क्या हो जाएगा? एडिटिव हो जाएगा, अलजेब्रिक सम होगा। मीन्स चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इस बॉडी का चार्ज निकालना चाहते हैं तो इसके लिए अगर Q बोलते हैं तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn। सो चार्ज क्या होगा? एडिटिव इन नेचर होगा। चार्ज कैसा नेचर होगा? एडिटिव इन नेचर होगा। अब हम लोग एक दो और इस पे जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट हम आगे इसको बता देते हैं इसी पे। जैसे कि चार्ज अगर, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। तो चार्ज अगर रेस्ट में होगा, ये सब प्रॉपर्टी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी मीन्स इफ चार्ज is at rest, if charge is at rest, then it produced electric effect, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो वो किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो, इफ चार्ज इज इन
uniform motion, then it produce electric effect as well as magnetic effect. तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन में। अगर यही हम एक्सेलरेटेड मोशन कह देते हैं, आप समझते होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्लास 11th में ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ रहे हैं। अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे, अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे उसको कंसेप्ट आता है। दैट इज एक्सेलरेटेड, जब चार्ज पार्टिकल हो जाए, चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाए तो वहाँ पे किस तरह का कंसेप्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज यही तीन जो अभी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, एक दो प्रॉपर्टी हुआ, तीसरा जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, यही तीनों चीज़ जो है 5 यूनिट बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। और हमको यही चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कहते हैं, जो हम लोग को चार्ज के बारे में वहाँ तक पढ़ना, पूरा क्लास 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बहुत बड़ा पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन में लेते हैं, इफ चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, if charge is in accelerated motion, then it produces electric effect and magnetic effect, along with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज, ये सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे जब एक्सेलरेटेड मोशन की बात होता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता है ये, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हुआ और इसमें हम लोग देखेंगे यही पांचों, मतलब ये पूरा प्रॉपर्टी जो मैंने बताया वो पूरा बता दिया कि 5 यूनिट इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो 5वां यूनिट है क्लास 12th का, वो ये है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हुआ है और हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वो पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम लोग आगे फिर समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।